हम लोग करेंगे विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। बच्चों, जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि नाक, त्वचा, जीभ, आंख, कान द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती हैं। वायु को हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आओ अब इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। एक पतली सी डंडी के सिरों पर एक तरफ चिपका हुआ तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए, जैसे तराजू को बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या हवा में भार है? तो हाँ, हवा में भार है, तभी तो ये फूला हुआ गुब्बारा नीचे की ओर लटक रहा है। दूसरा प्रश्न है, क्या हवा स्थान घेरती है? तो हाँ, हवा स्थान घेरती है, तभी तो ये गुब्बारा फूल गया है हवा भरने पर। दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो ठोस वस्तुओं में हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु को लिख सकते हैं। यहाँ पर पुस्तक लिखा हुआ है, हमने ईंट लिख दिया, बर्फ लिख दिया। द्रव में दूध है, तेल है, जल है, और गैस में धुआं, वायु, भाप या जलवाष्प। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। अब हमें करके सीखना है। आवश्यक सामग्री है कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूप बत्ती आदि। चित्र ए के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास तथा कटोरे में बारी बारी से रखते हैं। क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस का आकार या आयतन बदलेगा और क्यों? तो ठोस का आकार या आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तनों में पानी भरते हैं। वह प्रश्न है, क्या द्रव का आकार तथा आयतन बदलता है? हाँ या नहीं में उत्तर देना है और क्यों, कारण भी बताना है। तो द्रव के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण अणु अपनी सीमा में गति तो करते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित रहता है, परंतु आकार नहीं। अब चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। प्रश्न है, क्या धुआं के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा और क्यों? तो धुआं गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल का मान नगण्य होने के कारण इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार व आयतन ले लेगा। चौथा है, नीचे दिए गए गोले में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर बच्चों को बिंदी चिपका लेना है, जिससे थोड़ा कलरफुल आ जाएगा। फिर हमें ये जानना है कि ये गतिविधि क्या दर्शाती है। तो ये ठोस के अणु हैं, ये द्रव के अणु हैं और ये गैस के अणु हैं। तो यह गतिविधि ठोस, द्रव व गैस की आणविक संरचना को दर्शाती है। 5 नंबर है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिसे अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, जैसे कि हीलियम, नियान। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि।
अब प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 हो सकता है? चूंकि H2 तत्व है और इसके दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, इसलिए ये बी चित्र जो है ये H2 हो सकता है। यहां पर लिख देंगे चित्र बी। अब 12 नंबर है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 हो सकता है? तो ये चित्र सी हो सकता है, क्योंकि NH3 एक यौगिक है जिसके एक अणु में नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए ये चित्र है। स है, नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का एक है और हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं H2O। आगे देखते हैं, कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2, तो इसको क्या लिखेंगे? CO2। इसमें है एक परमाणु नाइट्रोजन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं और एक हाइड्रोक्साइड का है, तो इसको हम लिख सकते हैं NO2OH। छठे प्रश्न में एक तरफ तत्वों के नाम है, दूसरी तरफ उनके संकेत हैं, हमें इनका मिलान करना है। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, क्लोरीन का होता है Cl, कोबाल्ट का CO होता है और ब्रोमीन का होता है Br। नाइट्रोजन का संकेत होता है N और ऑक्सीजन का O, तो उनके संकेतों से इस तरह से इसको मैच कर देना है। 7 नंबर है, नीचे दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अवयवी संकेत लिखिए। तो ये NO2 है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है, तो N इसका संकेत है नाइट्रोजन और O जो है ऑक्सीजन। ये है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na है सोडियम का संकेत और Cl है क्लोरीन। H2SO4 में H हाइड्रोजन और S है सल्फर, O है ऑक्सीजन, ये 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये है C12H22O11 सुगर का सूत्र, तो C इसमें कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन हो गया और ये O ऑक्सीजन हो गया। प्रश्न 8 में रासायनिक सूत्रों को पूर्ण करना है, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। C12H22O11, एरो की दिशा में हमें जाना है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं C12H22O11 सुगर का सूत्र है ये। अब दूसरे में हम आते हैं CaCO3 यहाँ लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। अब हम थर्ड देखते हैं HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। अब लास्ट है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न 9 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर रासायनिक नाम दिया है कुछ तत्वों का या यौगिकों का और व्यापारिक नाम दिया गया है, फिर इनका रासायनिक सूत्र, 3 कॉलम है। तो पहला है नमक। अब नमक का रासायनिक नाम हमको लिखना है, तो ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। दूसरे का रासायनिक नाम दे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है चूना पत्थर और इसका सूत्र होता है CaCO3। अब अगले में हमको सूत्र दिया है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा व्यापारिक नाम हो गया। सुक्रोज यानी चीनी, तो यहाँ पे चीनी लिख दिया व्यापारिक नाम इसका, और C12H22O11 इसका फार्मूला हो गया। लास्ट है खाने का सोडा। खाने का सोडा जो है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3। 10वां है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रकार होने वाली क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। 10 नंबर है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर है, इस प्रकार होने वाली क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। 11वां है, निम्नलिखित अवक्रिया को पूर्ण कीजिए। HCl प्लस NaOH। HCl अम्ल है और NaOH क्षार है। जब दोनों क्रिया करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड लवण बनाते हैं, जल बनता है और फिर ऊष्मा निकलती है। प्रश्न 12 है, नीचे दी गई अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण बना रहा है, जल बना रहा है और ऊष्मा निकल रही है,
इस प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न 13 में मिलान करना है। इधर अम्ल, क्षार या लवण का नाम दिया है और इधर उसका औद्योगिक उपयोग दे रखा है। खाने का सोडा इसका उपयोग है उद्योग में सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। सिरका सफेदा बनाने में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन निर्माण में उपयोग किया जाता है। चूना अमोनिया निर्माण में और सोडियम क्लोराइड साबुन उद्योग में उपयोग किया जाता है। 14वें प्रश्न में सही गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट है लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं, तो हाँ ये तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है, गलत। अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण बनता है, इसलिए ये गलत हो गया। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, नहीं ये भी गलत, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, तो हाँ ये सत्य है। 15 नंबर, कल राजू अपनी माँ की अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों में लग गई थी, पर यह क्या, जैसे ही उसने हल्दी के दाग को साबुन से धोया वह दाग लाल हो गया था। ऐसा क्यों हुआ होगा, आओ समझें। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिन्हें सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल हो जाता है। तुम्हारी विज्ञान किट में नीले और लाल रंग की पट्टियों के रूप में कुछ पेपर होंगे, इन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। यह 2 रंग में उपलब्ध होते हैं, नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाने पर वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षारक के विलय में डुबाने पर वह नीला हो जाता है। सामान्य रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। आओ बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थों का हम स्वयं परीक्षण करके देखें। अम्ल और क्षार का लिटमस पेपर पर जो प्रभाव पड़ता है ना, उसको समझने के लिए हम ये छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं। अनल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और छलन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब हम इसको देखते हैं। आओ बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थों का हम स्वयं परीक्षण करके देखें। पदार्थ का नाम है टमाटर। हमको पता है ना, जो खट्टी चीज होती है उसमें अम्ल होता है, तो टमाटर खट्टा है, ये इसमें अम्ल है, तो अनल अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा। यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। वही चीज सिरके में खटास है, तो ये भी नीले लिटमस को लाल कर देगा। और नमक लवण है ना, तो ये लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं करेगा, तो इसको इसमें टिक कर देंगे। फिर नींबू में खटास है, तो ये भी नीले लिटमस को लाल करेगा। और साबुन में होता है क्षार, तो साबुन क्या करेगा, छलन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो इसमें हमने टिक कर दिया है। 16 नंबर प्रोजेक्ट कार्य है गुड़हल की पंखुड़ियों का चूने के पानी तथा नींबू के पानी के साथ प्रयोग करना है। क्या गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग बदलता है? अपने अनुभव को अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। तो चूने का पानी क्षारीय होता है, इसलिए इसमें गुड़हल की पंखुड़ियों को डुबाने पर इनका रंग हरा हो गया। और जब गुड़हल की पंखुड़ियों को नींबू के पानी में डुबाया तो इनका रंग गहरा गुलाबी हो गया, क्योंकि नींबू का पानी अम्लीय होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।